गरीब सास की 3 बहुओं का मछली व्यापार। चिलचिलाती गर्मी का मौसम है। एक छोटा सा घर और एक बड़ा परिवार जहां सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। बाहर सूरज आग बरसा रहा है और तभी दो बच्चे परी और सोनू पसीने से तरबतर स्कूल से भागते हुए घर आते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों इतनी धूप में भागते हुए आए हो, जल्दी से अंदर आओ। चलो अब देर मत करो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो और अपने स्कूल की वर्दी उतार लो। मैं देखती हूँ तब तक तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना निकालती हूँ। माँ, आज खाने में क्या बना है? रोज रोज वही दाल चावल खाकर मन उब गया है। आज तो बहुत अच्छा ही कुछ खास बना होगा ना, जैसे उस दिन आपने आलू की सब्जी बनाई थी। हाँ बच्चों, पहले तुम जाओ और जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज क्या बना है। बस देर मत करना। दोनों बच्चे कपड़े बदल कर आते हैं। सुनीता उन्हें पुरानी फीकी पड़ चुकी थालियों में दाल चावल परोसती है, जिसकी महक भी अब उन्हें जानी पहचानी सी लगती है। थाली देखते ही सोनू का मुंह बन जाता है। माँ, आज भी चावल दाल ही बनी है। ये रोज क्या हो गया है? क्या हमारे लिए कोई सब्जी या कोई अच्छी चीज नहीं बन सकती? मेरा मन अब बिल्कुल नहीं कर रहा है ये खाने का। अरे मेरे राजा बेटा, मुंह क्यों बनाते हो? दाल चावल कितने पौष्टिक होते हैं, अभी ये खा लो। तुम जानते हो ना कि पापा को आजकल काम मिलना कितना मुश्किल हो गया है। जैसे ही उन्हें पैसे मिलेंगे, मैं बाजार से सबसे अच्छी चीजें लेकर आऊंगी और फिर तुम दोनों के लिए तुम्हारी मनपसंद अच्छी अच्छी चीजें बना दूंगी। बस थोड़ा सब्र करो। दादी, मेरा मछली खाने का बहुत मन है। मुझे याद है उस दिन आपने जो मछली बनाई थी उसका स्वाद कितना अच्छा था, वो चटपटा और मसालेदार। मेरा बहुत मन है फिर से वैसी स्वादिष्ट मछली बनाओ ना। आप मछली कब लेकर आएंगी? हमने वैसी मछली बहुत दिनों से नहीं खाई है। ओहो मेरी बच्ची, तुम्हारी दादी जरूर लेकर आएगी मछली। ठीक है, मैं मालिक से एक बार फिर बात करूंगी। अगर थोड़ी बहुत भी मछली मुझे मिल गई तो मैं जरूर तुम दोनों के लिए लेकर आऊंगी। अभी तुम दोनों बिना नखरे किए दाल चावल खा लो। खाने के बाद हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे। ठीक है दादी, हम जल्दी से खा लेते हैं। दोनों बच्चे बेमन से खाना खाते हैं और फिर तुरंत खेलने चले जाते हैं। बच्चों के जाते ही घर की बड़ी बहू सुनीता एक ठंडी आह भरते हुए अपनी सास और देवरानी से बोलती है। पता नहीं कविता, आखिर ये सब कब तक चलेगा? बच्चों को रोज रोज ऐसे झूठ बोलकर कब तक हम बहलाते रहेंगे? उनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती है। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी, कब तक हम ऐसे गरीबी में रहेंगे? रोज एक नई उम्मीद होती है कि शायद आज काम मिल जाएगा, पर नहीं मिलता। एक पूरे महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? इतनी गरीबी में हम कब तक रहेंगे? अरे मैं भी कितनी भी कोशिश करता हूँ, सुबह से शाम तक मजदूरी ढूंढता हूँ, पर घर की जरूरतें पूरी ही नहीं हो पाती है। मुझे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे ठीक होगा। मेरे बुढ़ापे और कमजोर स्वास्थ्य की वजह से मुझे भी काम से निकाल दिया गया है। जो थोड़ा बहुत सहारा था वो भी चला गया। अब पता नहीं ये बड़ा परिवार कैसे चलेगा, बच्चे को भरपेट खाना कैसे खिलाएंगे। शाम का वक्त होता है। सभी भाई अपने अपने काम से वापस आते हैं। राजेश सुनीता को आवाज देता है। सुनीता, जरा इधर आना। सुनीता वहाँ आती है। हाँ जी बोलिए, जरा ये पंखा चालू कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। सुनीता पंखा चालू करती है पर पंखा चालू नहीं होता है। लगता है ये पंखा भी अब काम नहीं कर रहा है, ये खराब हो चुका है। सारे घर के पंखे ऐसे ही हो गए हैं, दूसरे कमरे के पंखे से भी ढंग से हवा नहीं आती है। राजेश बेबस हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। तभी परी अपने पिता राजेश के पास आकर बोलती है। पापा पापा, आप आ गए? मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। कल मास्टर जी ने कक्षा में सबको साफ साफ कहा है कि सभी बच्चों को अगले दिन स्कूल के लिए नई किताबें लेकर आना है। मेरी पुरानी किताबें अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बेटा, पर तुम्हारे पास पिछली साल की किताबें रखी हुई है ना? मैंने देखा था, अभी भी वो ठीक ठाक है। फिर तुम्हें अचानक से नई किताबें क्यों चाहिए? तुम्हें पता है ना कि आजकल घर के हालात कैसे चल रहे हैं। क्या पुरानी किताबों से काम नहीं चल सकता? नहीं पापा, वो किताबें बहुत बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है। उन्हें देखकर सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मास्टर जी भी कहते हैं कि फटी किताबों से पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हें नई किताबें दिलवा सकूं। तुम अभी चिंता मत करो, बस थोड़ा इंतजार कर लो। सभी लोग ये बातें सुन रहे थे, तभी कविता बोलती है। माँ जी, मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि हम सबकी इतनी मेहनत के बाद भी घर के हालात सुधर नहीं रहे। बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसना पड़ रहा है। ये कब तक चलेगा? मैं सोच रही थी माँ जी, आप जहाँ पहले काम करती थी, आपकी जगह हम दोनों वहाँ जाकर काम कर लेंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं, बस किसी तरह से कुछ पैसे आ जाए तो कम से कम घर की थोड़ी परेशानी तो दूर हो जाएगी। हाँ माँ जी, कविता बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों जवान हैं और काम करने लायक भी हैं।
हम क्यों ना काम करें? अब आपकी भी बहुत उम्र हो चुकी है और आपका स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं रहता। आपको आराम करना चाहिए और घर पर बच्चों को संभालना चाहिए। हम बाहर का काम संभाल लेंगे, आप बस हमें मौका दे दीजिए। देखो बहू, तुम दोनों काम करना चाहती हो, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी चिंता मैं समझती हूँ, पर तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, मैं हूँ ना। तुम दोनों बस घर का ध्यान रखो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों बाहर जाने की बात मत करो। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सुमित्रा देवी की एक मछली व्यापारी के यहाँ नौकरी लग जाती है। सभी भाई, सास, ससुर काम पर चले जाते हैं। दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं। चलिए देवरानी जी, देर मत करिए, धूप अब धीरे धीरे तेज होने लगी है और फिर बहुत गर्मी लगेगी। हम जल्दी से तालाब से कपड़े धो के आते हैं और फिर बाकी का काम भी तो करना है। हाँ जेठानी जी, आप ठीक कह रही हैं, हमें जल्दी करना चाहिए। हम जल्दी से पहले कपड़े धो के आते हैं ताकि धूप से बच सके। दोनों देवरानी जेठानी कपड़े लेकर तालाब की तरफ जाती हैं। दोनों तालाब के किनारे कपड़े धोने लगती हैं। जेठानी जी देखिए ना, ये सारे गांव वाले मिलकर तालाब को कितना गंदा कर देते हैं। इस पानी से तो बदबू आ रही है, पूरा तालाब गंदा पड़ा हुआ है और इसी पानी में हम कपड़े धोने पर मजबूर हैं। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये गंदा पानी हमारे बच्चों को बीमार न कर दे। हाँ तुम सही कह रही हो, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इन्हें कितनी बार समझाओगे, इन पर कोई असर नहीं होता। अब हम क्या ही कर सकते हैं, सारे लोग यही कपड़े धोते हैं और बर्तन मांजते हैं और मवेशियों को भी यही नहलाते हैं, इसलिए ये तालाब इतना गंदा है। हम गरीब हैं, इसलिए हम किसी को कुछ नहीं बोल पाते हैं और ना ही हमारे पास दूसरा कोई उपाय है। दोनों उसी गंदे तालाब में कपड़े धोकर घर आती हैं। शाम का वक्त होता है। सुमित्रा घर जाने के लिए निकलती है, तभी पीछे से गोपाल दास जी सुमित्रा को आवाज देते हैं। अरे सुमित्रा काकी, एक मिनट जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुमित्रा पीछे मुड़ती है, तभी गोपाल दास जी सुमित्रा के पास आते हैं और बोलते हैं। काकी, बात यह है कि आज हमारे पास मछलियां कुछ ज्यादा ही बच गई हैं। कल तो हम वापस तालाब से एकदम ताजी मछलियां लेकर आएंगे, तो अगर आप चाहें तो ये मछलियां आप अपने घर ले जा सकती हैं। ये अब हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब तो दुकान बंद हो चुकी है और ये ताजी नहीं रहेंगी। आप ले जाएंगी तो कम से कम बच्चों के काम तो आ जाएंगी। सुमित्रा ये सुनकर थोड़ी भावुक होती है और गोपाल दास से मछलियां ले लेती है और उस दिन सुमित्रा खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाती है। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ, आज तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे मछलियों को देखकर। बहुत दिनों बाद उन्हें बहुत अच्छा खाने को मिलेगा। आज मैं घर जाकर कविता बहू से कहूंगी कि वो बहुत ही अच्छे से एकदम मसालेदार मछली बनाए ताकि बच्चे खुशी से भरपेट खाना खा सके। कुछ देर बाद सुमित्रा अपने घर पहुंचती है और कविता से बोलती है। कविता बहू ये ले, आज मैं बहुत सारी मछलियाँ लेकर आई हूँ। हमारे बड़े साहब ने मुझे ये मछलियाँ दी है। तू आज बच्चों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे से मछली बनाना। बच्चे तो आज ये खाकर खुशी से उछल पड़ेंगे। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आज मैं सबके लिए मन लगाकर एकदम स्वादिष्ट मछली बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। कविता सबके लिए अच्छे से मछली बनाती है। सभी खाना खाने बैठते हैं। सभी लोग बड़े दिनों बाद खुशी खुशी खाने बैठते हैं। तभी सोनू बोलता है। माँ, अरे वाह, आज तो मछली बनी है। ये तो बहुत ही अच्छी महक रही है और देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि जल्दी से खाना शुरू कर दूं। वाह, ये सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है चाची। आपके हाथ में जादू है, इसका स्वाद कितना लाजवाब है। पर चाची, मछली कौन लेकर आया? हमें तो इतने दिनों से खाने को नहीं मिली थी। मछली तुम्हारी दादी लेकर आई है मेरी प्यारी बच्ची। उन्होंने आज खास तुम दोनों के लिए ये मछली लाई है ताकि तुम दोनों खुशी से खा सको। चाची, आप बहुत अच्छी हो। आप ये मछली रोज क्यों नहीं लेकर आती हो? ये मछली मुझे बहुत पसंद है। मेरा मन तो करता है कि मैं ये रोज रोज हर दिन खा सकती हूँ। हाँ बच्चों, मुझे पता है कि तुम्हें मछली बहुत पसंद है। आज एक खास तुम दोनों के लिए मैं लाई हूँ। अभी ये तुम खा लो और खुश रहो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं और भी लेकर आऊँ। सुमित्रा देवी बच्चों को खुश देखकर बहुत भावुक होती है और अपने मन में सोचती है। बच्चों, मैं तो हर पल यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा अच्छा स्वादिष्ट खाना खिला सकूं और तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूं। पर हमारी गरीबी और परिस्थितियाँ ऐसी है कि मैं मजबूर हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ दिनों बाद घर की परिस्थिति खराब होने के कारण अब घर का छोटा बेटा राहुल भी काम ढूंढ रहा होता है। उसे शहर के बाहरी इलाके में एक निर्माण स्थल पर दिहाड़ी मजदूरी मिल जाती है, जहां वो रोज सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है। पास ही विश्वनाथ जी की मछली की बड़ी दुकान थी। विश्वनाथ जी की बेटी प्रिया रोज अपने पिता की दुकान पर आती थी और रोज देखती थी कि किस तरह राहुल बिना रुके बिना थके अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है। उसकी यही ईमानदारी और मेहनत प्रिया के दिल को छू जाती है और वो राहुल को पसंद करने लगती है।
कई दिनों तक देखने के बाद प्रिया ने एक दिन राहुल से बात करने की ठानी। उसने एक पानी की बोतल ली और बहाना बनाकर राहुल के पास गई। नमस्ते, मुझे लगता है कि आप यहाँ बहुत देर से काम कर रहे हैं। बाहर बहुत ज्यादा धूप है और गर्मी भी बहुत है। ये पानी की बोतल मैं मेरी दुकान से लाई हूँ, आपको लेनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रिया राहुल को पानी देती है और राहुल पानी पीता है। मेरा नाम प्रिया है और मैं पास ही मछली की दुकान पर अपने पिताजी के साथ बैठती हूँ। अच्छा, मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ। आप मेरी इतनी चिंता कर रही हैं, पर मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपकी कीमती बोतल वापस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे दोबारा यहाँ काम मिलेगा भी या नहीं। अरे बोतल की कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, आप इसे रख लीजिए। आप जैसे मेहनती लोग बहुत कम मिलते हैं और मैं ऐसे लोगों की थोड़ी सी मदद कर पाऊँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? राहुल थोड़ा हैरान होता है, पर उसे प्रिया का व्यवहार बहुत सच्चा लगता है। कुछ दिनों तक उनकी मुलाकातें होती रहीं। दोनों आपस में बातचीत करते और एक दूसरे को और करीब से जानते। एक शाम जब राहुल काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था, तब प्रिया ने हिम्मत करके अपने दिल की बात उससे कह दी। राहुल, मुझे पता है कि हम बहुत कम समय में मिले हैं, पर मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। जब से मैंने आपको काम करते देखा है, आपके मेहनती स्वभाव को देखा है, मैं आपकी ओर आकर्षित होती चली गई हूँ। मैं ये बात अब और नहीं छुपा सकती। मैं आपको सच में बहुत पसंद करती हूँ राहुल। मेरा मन है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी आपके साथ ही बिताऊं। आप जैसे नेक और ईमानदार इंसान से मिलना किस्मत की बात है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा फैसला ले सकती हो। मुझे भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छी, नेक दिल और समझदार लड़की हो, पर तुम मेरी वास्तविकता नहीं जानती। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर तुम जानती भी नहीं हो कि मैं किस तरह के घर से आता हूँ और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। प्रिया सुनो, तुम जिस खुशहाल और सुखी घर से हो, वहाँ की सुविधाएं और आराम मेरे घर में दूर दूर तक नहीं है। मेरा घर गरीबी में डूबा हुआ है। मेरे पिताजी और बड़े भाइयों को भी ठीक से काम नहीं मिल पाता। मेरी माँ तक को बाहर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिर भी हम पेट भर कर खाना नहीं खा पाते। हमारे बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें भी इस गरीबी और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तुम इन सब चीजों की आदी नहीं हो। मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम अपने लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढो जो तुम्हें वो खुशियां दे सके जिसकी तुम हकदार हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। राहुल, मेरी आंखों में देखो, मैंने आपको आपकी मेहनत और ईमानदारी के लिए पसंद किया है, आपकी संपत्ति के लिए नहीं। पैसा तो आज है कल नहीं, पर आपका अच्छा स्वभाव और मेहनती दिल हमेशा आपके साथ रहेगा। मुझे आपके घर की गरीबी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मुझे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। मुझे पता है कि आप अपने परिवार का कितना ध्यान रखते हैं और मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए। मैं किसी और के साथ शादी करने की सोच भी नहीं सकती हूँ। राहुल को प्रिया के प्यार और आत्मविश्वास पर यकीन होता है, पर वो अब भी थोड़ा चिंतित था। अगली सुबह प्रिया अपनी ये बात अपने पिता विश्वनाथ जी को बताने के लिए तैयार होती है। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप जानते हैं कि मैं रोज दुकान पर आती हूँ। वहाँ पास में ही राहुल नाम का एक लड़का मजदूरी करता है। वो बहुत ईमानदार, मेहनती और नेक दिल वाला है। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ पिताजी, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आपको उसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा। वो हमारी दुकान के पास में ही मजदूरी करता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हाँ, एक मजदूर? तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मेरी जान हो। तुमको मैंने इतने लाड प्यार से पाला है और तुम एक गरीब मजदूर से शादी करने की बात कर रही हो, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नहीं मिलती होगी। तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। मैं मछली का एक बड़ा व्यापारी हूँ और मेरी बेटी की शादी एक गरीब परिवार में हो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम भूल जाओ उस लड़के को। पिताजी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि वो कितना अच्छा है। मुझे दौलत नहीं, उसका प्यार चाहिए। उसकी मेहनत ही उसकी दौलत है और मैं उसी को अपना सब कुछ मानती हूँ। अगर मैंने राहुल से शादी नहीं की तो मैं जिंदगी भर खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझे किसी अमीर आदमी की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ राहुल से ही शादी करूंगी। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो आपको ही शादी माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं जिद पर अड़ी रहूंगी। ये सब फिल्मी बातें हैं। ये गरीब लोग के चोंचले हैं, अमीर लड़कियों को फंसाने के, और तुम बेवकूफी कर रही हो। अगर तुम उस लड़के से शादी करोगी तो पूरे जीवन पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, और मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। पर वो अच्छा लड़का है पिताजी, वो सबसे अलग है। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ जीवन बिता सकती हूँ। मैं उसके साथ खुश रहूंगी। अगर तुमने उस लड़के से शादी की तो मैं तुम्हें अपनी व्यापार से बेदखल कर दूंगा। तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं होगा। ठीक है पिताजी,
मुझे सारी चीजें मंजूर हैं, पर मैं अपनी पूरी जिंदगी राहुल के साथ ही बिताऊंगी। प्रिया और राहुल एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। राहुल प्रिया को लेकर घर आता है। प्रिया एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने देखा कि वहाँ एक टूटा पलंग है, घर की छत और दीवारें टूटी फूटी हैं। एक छोटी सी झोपड़ी जैसा घर है जिसमें सिर्फ 2 कमरे हैं और उस छोटे से घर में इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। पर फिर भी प्रिया ने नए परिवार को स्वीकार कर लिया। घर के अंदर जाकर राहुल ने एक एक करके सबको प्रिया से मिलवाया और उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया। तभी सुमित्रा देवी बोलती हैं, राहुल, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम इतने बड़े घर की बेटी को, एक व्यापारी की इकलौती बेटी को इस टूटे फूटे घर में ले आए। क्या तुमने उसे हमारी गरीबी और हमारी हालात के बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ राहुल, अम्मा सही कह रही है। प्रिया बेटी, हमें माफ करना। हम तुम्हें वो आराम और वो खुशियां नहीं दे पाएंगे जिसके तुम हकदार हो। तुमने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हमारा घर तो मुश्किल से चल रहा है। माँ जी, पिताजी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी जिद ही थी। राहुल ने मुझे सब कुछ बताया था। मैं सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए इस घर में आई हूँ। मुझे दौलत और आराम नहीं चाहिए। मुझे तो बस राहुल का साथ और आप सबका प्यार चाहिए। आप सबने मेहनत और ईमानदारी से इतना बड़ा परिवार संभाल रखा है, यही सबसे बड़ी बात है। मैं आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ। मैं इस घर को अपना मानती हूँ और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। प्रिया, तुम सच में बहुत नेक दिल और समझदार इंसान हो। ठीक है, आज से तुम इस घर की बहू हो और मेरी बेटी भी। मुझे लगता है सच में अब ईश्वर ने इस घर की किस्मत बदलने के लिए तुम्हें भेजा है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस घर में खुशियाँ लेकर आओगी और सब कुछ ठीक कर दोगी। हाँ माँ जी, प्रिया दीदी आप हमारी छोटी देवरानी हैं। हम सब मिलकर इस घर को संभालेंगे। स्वागत है प्रिया, हम सब बहनों की तरह मिलकर रहेंगे। सुमित्रा देवी और पूरा परिवार खुशी खुशी प्रिया को अपना लेता है। कुछ दिन बीतते हैं और प्रिया देखती है कि घर की परेशानियां अभी भी ज्यों की त्यों हैं। घर में कभी कभी सामान की दिक्कत होती है, कभी खाने की कमी होती है। जब कभी कुछ अच्छा बन जाता है तो वो सिर्फ बच्चों को ही मिल पाता है और बड़े लोग सिर्फ दाल चावल खाकर ही गुजारा करते हैं। किसी के भी पास अच्छी नौकरी नहीं थी कि घर का गुजारा हो सके। एक दिन तीनों बहुएं घर के पीछे के तालाब पर कपड़े लेकर जा रही होती हैं। रास्ते में ही उनकी पड़ोसन उषा मिल गई, जो प्रिया को देखकर ताने मारने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। अरे वाह, देखो तो कौन जा रहा है। अब आई हो इस गरीब घर के काम करने लायक। क्या हुआ बिटिया, तुम्हारे शानदार बंगले और ऐशो आराम की अकल अब ठिकाने आ गई होगी। सुना है बाप का सारा कारोबार छोड़कर अपने पति के साथ गरीबी में रहना पड़ रहा है। सबक मिल गया होगा कि दौलत से बड़ा सुख कुछ नहीं होता है। अब पता चला होगा कि मजदूरी की जिंदगी कैसी होती है। मजाक बना लिया है पूरे गाँव में। उषा आंटी, मैं जानती हूँ कि आप मेरी जिंदगी को लेकर बहुत चिंता करती हैं, पर मैं आपको सच बता दूं, मैं खुशी से इस घर में आई हूँ और मुझे यहाँ किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती है। ये सच है कि मेरे पिताजी अमीर है, पर प्यार और खुशी दौलत के लिए नहीं खरीदी जाती। और हाँ, यहाँ मुझे अपने मेहनती पति और प्यार करने वाला परिवार मिला है, जो मेरे लिए हजारों बंगलों से ज्यादा कीमती है। आप अपनी चिंता अपने पास रखिए, क्योंकि मेरी खुशी की वजह से आपका चैन छिन गया होगा। हे भगवान, जरा देखो तो गरीबी में आकर भी इसके तेवर कम नहीं हुए हैं। ऊषा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। तीनों बहुएं तालाब पर पहुंची। तालाब को देखकर प्रिया का मन खराब हो गया। पानी इतना गंदा था कि उसमें कपड़े धोना भी बीमारी को दावत देना था। जेठानी जी, ये तालाब इतना गंदा क्यों है? इसमें तो इतनी गंदी बदबू आ रही है। आप लोग इसी पानी से कपड़े धोती हैं? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस गंदे पानी से हम बीमार ना पड़ जाए। खासकर बच्चों को इसका नुकसान हो सकता है। क्या ये सरकारी तालाब है या किसी का निजी है या किसका है? हाँ देवरानी जी, आप सही कह रही हैं। ये पानी बहुत खराब है। ये तालाब सरकारी नहीं बल्कि हमारे ससुर जी का है। बहुत पुराना है, पर क्या करें, गांव के लोग यहाँ पर जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं और कूड़ा कचरा भी फेंक देते हैं। बार बार मना करने पर भी कोई नहीं सुनता है। हम गरीब हैं, इसलिए किसी को कुछ ज्यादा नहीं बोल पाते हैं और ना ही हमारे पास कोई दूसरा उपाय है। हाँ देवरानी जी, अब हम सब मजदूर हैं। सालों से यही हाल है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब ये तालाब हमारे घर का है तो हमें इसे साफ करवाना चाहिए। अगर हम इसे साफ करवा ले और इसकी चारों ओर एक छोटी सी दीवार खड़ी कर दे तो इसे कोई गंदा नहीं कर पाएगा। आपकी बात तो बिल्कुल सही है देवरानी जी, हम भी यही चाहते हैं। पर तुम तो जानती हो ना कि घर के हालात कैसे हैं। हमारे पास तो ठीक से खाना खाने के लिए भी पूरे पैसे नहीं हो पाते हैं। ऐसे में तालाब की सफाई कराने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मजदूरों को देना होगा, सामान लाना होगा। ये सब हमारे बस की बात नहीं है अभी तो। सभी बहुएं उसी गंदे पानी में कपड़े धोकर घर आ जाती हैं। प्रिया को काफी गर्मी लग रही होती है। जेठानी जी, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। आप जरा ये पंखा चला देंगी? पंखा तो तब से चल ही रहा है देवरानी जी,
गर्मी इतनी ज्यादा है कि अब ये पंखा भी काम नहीं कर रहा है। प्रिया कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन प्रिया किसी काम से बाजार गई और वहां उसकी मुलाकात मेहरा जी से हो गई, जो उसके पिता के करीबी दोस्त थे। अरे प्रिया बेटी, तुम यहाँ कैसी हो बेटा? सुना था कि तुमने शादी कर ली है। तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा मिलना जुलना होता रहता है। सब कुछ ठीक है ना? मेहरा अंकल भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैंने शादी कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ। आप पिताजी से मिलते रहते हैं, ये जानकर अच्छा लगा। अंकल, एक बात बतानी थी। असल में मुझे एक जरूरी काम के लिए पैसों की दिक्कत आ रही है। हमारे घर के पीछे एक तालाब है जो हमारे ससुर जी का है और वो बहुत गंदा हो गया है। मुझे उसे साफ करवाना है ताकि हम सब बीमार ना पड़े। पर सफाई और बाहर लगवाने में जो खर्चा आएगा उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ बेटी, मैं समझ सकता हूँ। मेहनत और ईमानदारी से बड़ी दौलत कोई नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो, ये कुछ पैसे हैं। तुम इन पैसों से तालाब की सफाई करवा लो। नहीं अंकल, मैं पैसे नहीं ले सकती, ये ठीक नहीं लगेगा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं खुद कोई रास्ता ढूंढूंगी। बेटी, ये मैं तुम्हें भीख नहीं दे रहा हूँ, इसे तुम कर्ज समझ कर ले लो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब जब हालत सुधर जाए तब तुम मुझे आराम से लौटा दे। जरूरत के समय मदद करना ही दोस्ती है। तुम्हारे पिता ने भी कई बार मुश्किल में मेरी मदद की है। तुम बेझिझक ये पैसे ले लो और अपना काम पूरा करो। धन्यवाद अंकल, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। प्रिया ने मेहरा जी से पैसे ले लिया और खुशी खुशी घर लौटी। उसने तुरंत अपनी सास, ससुर और जेठ देवर को तालाब साफ करवाने की बात बताई। परिवार की सहमति मिलने के बाद प्रिया ने गांव के कुछ मजदूरों को काम पर लगाया और मेहरा जी से लिए पैसों से तालाब को साफ करवाकर उसके चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी। तभी उनके पड़ोसन उषा कपड़ों का एक बड़ा गट्ठर लेकर तालाब की ओर जाती। अरे ये क्या कर रखा है? ये तालाब तो साफ हो गया है, ये बाढ़ क्यों लगा दी है? ये सब किसने किया? उषा ने कपड़े धोने के लिए पानी में हाथ डालना चाहा। उषा आंटी, जरा रुकिए, आप यहाँ कपड़े नहीं धो सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तालाब तो सालों से गांव के लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये तालाब हमेशा ही हमारे ससुर जी की संपत्ति रहा है। हमने मेहनत से इसे साफ करवाया है और अब इसे गंदा करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं कपड़े धोऊंगी। ठीक है आंटी, अगर आप जिद करेंगी तो यहाँ से नहीं जाएंगी तो मुझे मजबूरी में पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनते ही उषा गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कपड़ों का गट्ठर उठाया और झटके से वहां से चली गई। उसी दिन शाम को सुमित्रा देवी को फिर से मछलियां मिलती हैं। बहू, आज फिर से मुझे साहब ने मछलियाँ दी है, इसे आज अच्छे से पकाना। मछलियाँ आज ज्यादा है तो सबके लिए आज मछलियाँ बनेंगी। ठीक है माँ जी, मैं आज अच्छे से मछली बनाऊंगी। कविता ने उन मछलियों को बहुत मन से तैयार किया। उसने उन्हें हल्दी, मसाले और प्याज के साथ अच्छे से मैरिनेट किया और फिर तेल में सुनहरा होने तक फ्राई किया। मछली की सौंधी सौंधी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है और सभी को पेट में तेज भूख महसूस होने लगती है। सभी जमीन पर चौकी लगाकर खाना खाने बैठते हैं। चावल के साथ मसालेदार मछली का स्वाद सभी को बहुत पसंद आता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया कविता, तुमने आज कमाल कर दिया। इतनी स्वादिष्ट मछली तो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई थी। इसका स्वाद लाजवाब है। माँ, ये मछली कितनी अच्छी बनी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सारी मछली खा लूं। दादी, आप रोज क्यों नहीं लाती? हाँ चाची, ये मछली तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आपके हाथों में सच में जादू है। हाँ बहू, सच में पेट भर गया पर मन नहीं भरा। बहुत ही स्वाद की बनी है। भगवान करे हमारे बच्चों को रोज ऐसा ही अच्छा खाना नसीब हो। सभी को खुशी खुशी खाना खाते देखकर प्रिया के मन में एक गहरा विचार आता है। कैसे ही छोटे बच्चे और बड़े लोग भी थोड़े से अच्छे से खाने के लिए तरसते हैं और कैसे एक वक्त के खाने से ही उनके चेहरे पर इतनी खुशी आ गई है। खाना खत्म होने के बाद रामलाल और सुमित्रा देवी जब आराम कर रहे होते हैं तब प्रिया हिम्मत करके उनके सामने अपना प्रस्ताव रखती है। पिताजी, माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मैंने देखा कि आज मछली खाकर सभी के चेहरे पर कितनी खुशी थी। मुझे एक उपाय सूझा है जिससे हम अपनी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अरे क्या बात है बेटी, बोलो क्या उपाय है तुम्हारे पास? पिताजी, हमारा जो तालाब है जिसे हमने अभी साफ करवाया है, हम उसमें मछली पालन का काम क्यों नहीं शुरू कर सकते? मेरे पिताजी भी मछली व्यापारी हैं और मैंने उनके साथ दुकान पर काम करते हुए मछली पालन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मुझे पता है कि इसकी देखभाल कैसे की जाती है और इसे बाजार में कैसे बेचा जाता है। अगर हम मछली पालन करें तो कुछ महीनों में ही हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। मछली पालन, सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है बेटी। इससे हम अपने तालाब का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे और हमारे पास रोजगार भी हो जाएगा। पर मछली पालन के लिए तो पैसे चाहिए होंगे।
मछली के अंडे खरीदने के लिए, उनके खाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? माँ जी, आप सही कह रही हैं कि पैसे चाहिए, पर मैंने तालाब साफ करवाने के लिए जो कर्ज लिया था उसमें से कुछ पैसे बच गए हैं। वो इतने हैं कि हम उनसे अच्छी नस्ल की मछली के अंडे खरीद सकते हैं और उन्हें तालाब में डाल सकते हैं। बाकी की देखभाल तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। एक बार मछलियाँ बड़ी हो गई तो हम उन्हें बाजार में बेचकर कर्ज भी चुका सकेंगे और मुनाफा भी कमाएंगे। अरे वाह बेटी प्रिया, ये तो तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। तालाब भी साफ हो गया है और अब हमें काम भी मिल जाएगा। ईश्वर ने सच में तुम्हें हमारे घर की किस्मत बदलने के लिए भेजा है। हाँ प्रिया, हमें तुम्हारा विचार पसंद आया। अब तुम जैसा कहो हम वैसे ही करेंगे। सभी को प्रिया का सुझाव पसंद आता है। अगले ही दिन प्रिया अपनी दोनों जेठानियों को साथ लेकर मछली के अंडे खरीदने के लिए बाजार जाती है। वो बचे हुए पैसों से अच्छी नस्ल के मछली के अंडे लेकर आती है और खुशी खुशी उन्हें अपने तालाब में पालना शुरू करती है। कुछ ही महीनों में तालाब की मछलियां बाजार में बेचने लायक बड़ी हो चुकी थी। एक सुबह प्रिया ने अपनी जेठानी सुनीता से बात की। जेठानी जी, देखिए ना, हमारी मछलियाँ बड़ी हो गई हैं। हमारा इंतजार खत्म हुआ। अब हमें इन्हें व्यापारियों को बेचकर मुनाफा कमाना चाहिए ताकि हम मेहरा अंकल का कर्ज भी चुका सके और घर की परेशानी भी दूर कर सके। तुम्हारी बात तो सही है प्रिया, पर हमसे ये कौन खरीदेगा? हम तो कोई नामचीन व्यापारी नहीं है। जेठानी जी, जो भी देखेगा वो तो खरीदेगा ही, दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? हमें बस हिम्मत करके बाजार तक पहुंचना है। आप बस मेरा साथ दीजिए। ठीक है प्रिया, तुम सही कह रही हो, मैं कोशिश करती हूँ। अगले दिन सभी मर्द अपने अपने काम पर चले गए। राहुल ने मजदूरी की छुट्टी ले ली। प्रिया अपने पति राहुल के साथ मिलकर तालाब से मछलियां पकड़ती है। उन्होंने मछलियों को टोकरियों में भरा और सुनीता उन्हें बाजार में बेचने के लिए लेकर गई। पहले ही दिन उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ, पर कुछ मछलियां बच भी गईं, जिन्हें रात में सभी ने खाया। जेठानी जी, आप मछली कितनी अच्छी बनाती है। मेरे पास एक और उपाय है। क्या उपाय है प्रिया? जेठानी जी, आप कच्ची मछली के बजाय बना कर क्यों नहीं बेचती? आप एक छोटी सी मछली की दुकान लगा लीजिए जहां आप गर्मा गर्म मछली बनाकर बेच सकती हैं। हमें कच्ची मछली बेचने से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। वाह प्रिया, ये तो सोने पर सुहागा है। तुम्हारी सोच सबसे अलग है। राहुल और राजेश तालाब से मछलियां पकड़ते, सुनीता कच्ची मछली बेचने का काम संभालती और कविता ने बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो स्वादिष्ट मछली बनाकर बेचती थी। धीरे धीरे उन्हें मुनाफा होने लगा और घर की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। कुछ समय बाद प्रिया के पिता उनके गांव आते हैं। प्रिया का खुशहाल घर और परिवार देखकर विश्वनाथ जी की आंखें भर आईं। कैसी है मेरी बच्ची? तुम्हें आज यहाँ इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर तुमने मुझे गलत साबित कर ही दिया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर मैं सच में यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची, अब माफी कैसी? तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे तुम पर गर्व है। तभी राहुल, रामलाल जी और सुमित्रा देवी भी उनके पास आते हैं। पिताजी, आपका स्वागत है। मुझे मालूम है मैंने आपको बहुत दुख दिया, पर आपकी बेटी ने मेहनत से इस घर की किस्मत बदल दी है। आप देखिए, ये सब प्रिया की लगन और सूझबूझ का नतीजा है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। अब इस घर में भी किसी चीज की प्रिया को कोई कमी नहीं होगी। विश्वनाथ जी, आज हमें अपनी तीनों बहुओं पर बहुत गर्व है। सुनीता और कविता ने कभी हिम्मत नहीं हारी और जब से प्रिया आई है उसने अपनी समझदारी से हमारा जीवन ही बदल दिया। अब हमारे घर में खुशियां और रोजगार दोनों हैं। विश्वनाथ जी, ये सब प्रिया की सोच और मेरी 3 बहुओं की मेहनत का फल है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी नेक और समझदार बहुएं मिली हैं। ईश्वर ने प्रिया के रूप में इस घर में लक्ष्मी भेजी है। हाँ पिताजी, अम्मा, आप दोनों सही कह रहे हैं। प्रिया ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया। आज हम सब खुश हैं। यही हमारी असली दौलत है। अब पूरे मोहल्ले में बस रामलाल जी की बहुओं के ही चर्चे थे। धीरे धीरे परिवार का बिजनेस बढ़ता है और वो कई आदमी भी अपने दुकान पर काम करने के लिए रख लेते हैं।